दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है और ये झटका इसके पहले हाई कोर्ट की तरफ से लग चुका था। दरअसल मसला आरक्षण का है रविता। बिल्कुल मसला आरक्षण का है और ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में पहले पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार पहुंची और इस फैसले को चुनौती दी गई। दरअसल 50% से 65% आरक्षण करने का ये पूरा मुद्दा था जो कि सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में पहुंचा था। वहां पर इस आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद नीतीश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या हुआ था कि 2023 की बात है जब सरकार दूसरी थी, यानी कि कहा जाए कि तब एनडीए का अलायंस नहीं था बल्कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। उस दौरान क्या हुआ था कि बिहार में आरक्षण को लेकर उससे पहले जातीय जनगणना करवाई गई थी, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, आपको याद है। और उसके बाद सरकार ने यही कहा था कि जातियों के आधार पर जो डेटा निकल कर आएगा हम उसको आरक्षण उसी के आधार पर देंगे ताकि उनको थोड़ा और मजबूत किया जा सके। लेकिन ये मसला तब भी हाई कोर्ट में गया था, पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद जातीय जो एक तरह से कहा जाए कि जनगणना वाला मसला क्लियर हुआ था, फिर आरक्षण का मसला आ गया था। बाद में इसको चुनौती दी गई, सरकार ने इसमें बाकायदा विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में 50 से 65% कर दिया गया आरक्षण के प्रस्ताव को, और उसमें कैटेगराइज ऐसे किया गया था कि जैसे अभी क्या होता है कि जो ओबीसी कैटेगरी होती है या फिर जो एससी एसटी कैटेगरी होती है इनको आरक्षित किया गया, लेकिन उसमें नीतीश सरकार ने एक और जोन क्रिएट किया था जिसको अति पिछड़ा वर्ग कहा गया था। तो ये एक तरह से कहा जाए कि वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए बहुत बड़ा कदम नीतीश कुमार का उस सरकार का था, लेकिन इसको चुनौती दी गई थी बाकायदा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था, कहा कि गैर संवैधानिक है, कि संवैधानिक तौर पर अगर सेंट्रलाइज पूरा देखा जाए, केंद्र के आधार पर देखा जाए या पूरे देश के आधार पर देखा जाए 50% का आरक्षण। हालांकि एक्सेप्शन है कि झारखंड में इसी तरीके से एक और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है विधानसभा में, बाकायदा लाकर एक प्रस्ताव। लेकिन उसी पर अब खबर यह है कि हाईकोर्ट से जो झटका लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल रोमिता उसको कंटिन्यू रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अगर प्रावधानों को देखा जाए, जो अब तक प्रावधान देश के भीतर रहा है संवैधानिक तौर पर, वो कहीं से इसमें फिट नहीं बैठता है। इसीलिए यथास्थिति यानी हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको फिलहाल रोका जाए। लेकिन खबर यह आ रही है कि बिहार सरकार ने उस फैसले को भी यानी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने को तैयार हो गया है। बिल्कुल, और सितंबर में इसको लेकर सुनवाई भी होगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने लायक माना है और अब सितंबर में इसकी सुनवाई होगी, तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये जो 65% वाला आरक्षण बिहार सरकार देना चाहती है और उसमें एक अलग कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ये उस सांचे में फिट बैठेगा या नहीं जो आरक्षण के लिए पहले से ही देश में है। ये बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है रोमिता, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण देने का मसला नहीं है। अगर ये वाकई में कहीं से भी ये कहा जाता कि उदाहरण पेश करना चाहती है सरकार, तो भी उसके लिए नुकसान ये है कि अगर ये व्यवस्था दोबारा बहाल नहीं होती है तो नीतीश कुमार का जो सीधा सीधा वोट बैंक होता है वो उसी समाज से आता है, उसी कैटेगरी से आता है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था को फिट किया गया था, ये जो बढ़ाया गया था। और अगर वो नहीं होता है तो समझिए कि नीतीश कुमार हालांकि वो सिंपैथाइज वोट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि पूरे देश में जितनी सरकारें हैं जो सेंट्रल से हटकर अपनी अपनी राज्यों में अपनी अपनी पार्टियां खड़ी हैं और उसके बाद सरकार बना रही है, वो अपने वोट बैंक को प्रभावित करना चाहती है। तो वो एग्जाम्पल अब तक देती थी कि देखिए बिहार में हुआ है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा कंसीडर करता है, सुनवाई करता है और उसको रोक दिया जाता है, तो देश में किसी भी सरकार के लिए फिर से ऐसे हालात में आरक्षण बढ़ाने की कोशिश करना संभव नहीं हो पाएगा। और ये आरक्षण जो देने की बात कही गई है वो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में देने की बात कही गई है। अब ये समझिए कि हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा था तो वहां पर हाईकोर्ट ने इस फैसले को क्यों रद्द किया था। तो इस जो फैसले को लिया गया, बिहार सरकार ने जो फैसला लिया वो संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है, ये हाई कोर्ट ने माना था। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य अवसर प्रदान करने की बात करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कैटेगराइज कर देते हैं कि आदिवासी है, ये अति पिछड़ा है, ये पिछड़ा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समानता नहीं रह जाएगी, तो इसका उल्लंघन माना। और इसके अलावा अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर भी रोक लगाता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को कंसीडर किया गया था हाई कोर्ट में और इसी के आधार पर ये फैसला जो है वो सुनाया गया था। देखिए 75% भी जो आरक्षण का दायरा है वो एक समय में किया गया था। जाति की जनगणना की जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, इसमें सरकार ने ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासियों का आरक्षण जो है वो 65% कर दिया था। अब इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये
75 हो जाता है संजय, और ये नहीं हो सकता है क्योंकि जिन देखिए अब तक ऐसा भी था देखेंगे रोमिता की अब तक हिंदुस्तान में बिहार ही एक ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा अगर आरक्षण देने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था तो यही था। अकेला ऐसा राज्य था जो 65% बढ़ाकर यानी 50% को और इंक्रीज करके 65% कर दिया था। हालांकि इंटरनली देखा जाए तो इसमें विरोध भी बहुत था, क्योंकि जो जातिगत व्यवस्था देश के भीतर है उसमें अगर 65% आप कर देते तो बहुत सारे समाज के लोगों को फायदा तो होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट और जो है वो फिलहाल वंचित रह जाएंगे। तमाम पहलुओं को लेकर वाकई में जब सोचा गया, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस मामले को स्टे किया है और आने वाले वक्त में जो दोबारा जब सरकार अपना पक्ष रखती है उसको सुनने के बाद क्या इसको वाकई में दोबारा शुरू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये बातें बिल्कुल साफ कर देंगी कि वाकई में जो आप कह रही हैं कि बिहार सरकार ने जो कदम उठाया था उससे एक एग्जाम्पल बना था, एक तरीके से वो लोगों को साधने की, वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी, वो असल में कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती है। एक रिपोर्ट भी, एक आंकड़ा भी है जो अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट जारी की गई थी संजय, उसमें ये बताया गया था कि राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग है। इसके अलावा 36% जो आबादी है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है और दोनों को अगर आप जोड़ दें तो इनकी संख्या होती है 63%। तो ये रिपोर्ट ये जो अति पिछड़ा है ना, तो यही दरअसल बिहार सरकार का मकसद भी यही था। अगर इंटरनली चीजें करिए कि अगर सिर्फ पिछड़ा वर्ग में कर देते आप इनको सारे सबको मिला के समराइज करके तो 27% की जो कैटेगरी उसी में आता, और सरकार ने इसमें यही किया था कि इसमें पिछड़ा में अति पिछड़ा एक कैटेगरी क्रिएट की थी। ऐसे में ये जो आरक्षण का दायरा होता है वो 27% नहीं बल्कि दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो अच्छा खासा हो जाता है। और बिहार में इनकी आबादी अच्छी खासी है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल की फांस भी तो है ना नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वो विधानसभा में कह चुके थे कि हम बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। और इसी कड़ी में ये जो उनका फैसला है उस पर आज बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि 65% आरक्षण जो है वो फिलहाल तो संवैधानिक नहीं है। उसको लेकर सरकार की दलील सुनी जाएगी, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो अब तक प्रावधान तय किया गया है पूरे देश के लिए, वो फिलहाल वो कैटेगरी इसमें कहीं फिट नहीं होती है, वो कहीं से क्राइटेरिया फिट नहीं होती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पहले इसको रोका और उसको जब चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को ससम्मान यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी कर दिया है। अब जरूर देखना होगा कि जो याचिका अब लगाई गई है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हम इस याचिका को सुनेंगे, सितंबर पे उसमें सुनवाई होगी, तब तक के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जाहिर तौर पे ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला और वहां से निकलने वाला मैसेज जो है वो अन्य राज्यों के लिए भी बड़ा होने वाला। अच्छा, चुनौती इस बात की रोमिता हो जाती है क्योंकि जिस वक्त ये आरक्षण और जातिगत जनगणना वाला मसला आया था, असल में कहानी उस समय ऐसी थी कि सरकार का माइंडसेट एक अलग था क्योंकि तेजस्वी यादव साथ में थे। अब क्या है, बीजेपी उस समय जातिगत सर्वे को एक तरह से सपोर्ट भी कर रही थी, मजबूरी थी क्योंकि वोट लेना था, और एक तरह से विरोध भी था क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि आरक्षण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जो बीजेपी का वोटर है। अब चुनौती ये है कि अब अलायंस बदल चुका है एनडीए का, तो क्या सरकार वाकई में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए अच्छी तैयारी करेगी या कैसे इसको डिफेंड करती है, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि अलायंस के साथ साथ सोच और दबाव बढ़ जाता है। जैसे केंद्र में बार बार कहा जा रहा है कि जब ये नेम प्लेट वाला आपने देखा था कि आदेश जारी किया गया यूपी में कावड़ वाले में, तब कई पार्टियां जो साथ में इस वक्त एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, उन लोगों ने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें वही कंडीशन बिहार में होने वाली है नीतीश सरकार के साथ। तो क्या सितंबर में सरकार डिफेंड करके इस पूरे आरक्षण प्रक्रिया को, जो जिसको कानून बना दिया था राज्य में, उसको वाकई में बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, इसका पता सितंबर में चलेगा। बिल्कुल, और इस पर हर एक अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल